हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या नहीं है बेटा, नरेशंस की पीडीएफ में आंसर नहीं कैसे और नरेशन की भी आंसर चेक करने की जरूरत है पगले तेरे को, इसलिए आंसर की डलवाई नहीं मैंने। उसमें क्या चेक करना है? उसमें तो सारे सही आंसर सही है। उसमें क्या टॉपिक चेक करेगा भाई? और छुटको यहाँ आओ जी बच्चे। देखो भाजी, हमने जो स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में वो शायद एक कंजंक्शन खत्म किया था और यूज ऑफ इफ हमें स्टार्ट करना था, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। द हिंदू सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग और यूपीएससी के बच्चों को पढ़ना है, बाकियों के लिए इरेलीवेंट है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस करो। आओ जी, चलो पाजी, अच्छे बच्चों की तरह हेडिंग डालिए यूज ऑफ इफ। ये कहा था ना मैंने कराऊंगा, तो बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह, बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चों की तरह यूज ऑफ इफ आप हेडिंग डाल दे। देखो ध्यान से सुनेगा इफ को भाई। जब आप इफ का यूज देखते हैं तो इसका दो तीन चीजों में यूज होता है, और जब आपको एक दो पता भी होगा, ठीक है, अभी आएगा भी। जब आप इफ को देखने की कोशिश करते हैं तो आप सबसे पहला यूज इफ का करते हैं कंडीशन की तरह। तो ये कंडीशनल कंजंक्शन होता है, आप इसको कंडीशनल कंजंक्शन कह सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन को दिखाता है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा इफ को आप करते हैं आस्क वर्ब की तरह, जब आप क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देते हैं। याद आया? क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देते हैं तो भी आप इफ का यूज करते हैं, जिसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नरेशन टॉपिक में पढ़ाया। अभी एग्जाम्पल भी लिखूंगा इनका एक एक, ठीक है भाई? वेरी गुड। तो इफ के ये होते हैं जी यूज दो। तो इफ कंडीशनल कंजंक्शन है और क्वेश्चन इंफॉर्मेशन है नरेशन की, ठीक है? तो कंडीशनल कंजंक्शन है और इफ जो है, ठीक है, इफ जो है वो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देता है, नरेशन में बताया था। दूसरा मेरे दोस्त इसका एक और फंक्शन होता है, इफ तब आता है जब आप कोई भी चीज डाउटफुल हो, कोई भी चीज डाउट में हो, मतलब आपको वो चीज नॉट क्लियर ना हो कि क्या है मुद्दा, ठीक है, आप उस चीज को लेकर सर्टेन ना हो, आप उस चीज को लेकर अनसर्टेन हो, तो वहां इफ आता है। वहां इफ आता है कि आपको वो चीज श्योरिटी नहीं है कि ऐसा है या नहीं है, मुझे नहीं पता, तो आई डू नॉट नो। जैसे आपने भाई मेरे को नहीं पता, ठीक है, मेरे को नहीं पता, तो वहां आप इफ लगाते हैं। मेरे को नहीं पता तो वहां आप इफ लगाते हैं। दूसरी बात, इसी में एक नोट लिखिएगा, जहां आपको चीजों को लेकर श्योरिटी हो तो आप वहां दैट कंजंक्शन लगाते हैं। जब आप क्या हो, चीजों को लेकर क्लियर हो, चीजों को लेकर क्लियर हो, चीजों को लेकर सर्टेन हो, तो उसमें फिर आप दैट लगाते हैं कंजंक्शन, और चीजों को लेकर डाउटफुल में हो तो आप इफ लगाते हैं। चलो पहले इसी का एग्जांपल देख लें। देखो डियर, अगर ये कोई कह रहा है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता भाई, आई डू नॉट नो इफ या आई डू नॉट नो दैट ही विल कम। अच्छा, यहां वेदर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना? अभी आपको कराऊंगा वेदर भी। बताओ, आई डू नॉट नो इफ ही विल कम, आई डू नॉट नो और दैट ही विल कम। मुझे नहीं पता कि वो आएगा। भाई मुझे नहीं पता वो आएगा, जब मुझे पता ही नहीं है तो दैट क्यों लगा रहे हो? भाई दैट तब लगाता है, जब लगाया जाता है जब चीजों को एक्सप्लेन करो, है कि नहीं? जब आपको चीजों का पता हो, लेकिन इसमें तो आप कह रहे हो मुझे पता ही नहीं, तो आप क्या लगाओगे यहां? इफ। पेपर में क्या कट जाएगा? दैट। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं आई डाउट इफ या आई डाउट दैट शी विल हेल्प यू। भाई मुझे संदेह है, मुझे तो एक डाउट है भाई, मुझे डाउट है कि वो तेरी मदद करेगी या नहीं करेगी। अच्छा, करेगी नहीं करेगी तो एक बात बताइए, जब तेरे को डाउट ही तो बेटा तुम तो क्लियर नहीं हो चीजों को लेकर, नहीं हो तो यहां भी क्या आएगा? इफ आएगा, दैट नहीं आएगा। वेरी गुड। चलो आगे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल में ऐसे लिख दो, इसी को ऊपर उठा देता हूं, मैं ये लिख दूं आई डू नॉट डाउट, मेरे को कोई डाउट नहीं, तो भाई आई डू नॉट डाउट का मतलब क्या हो गया? आई डू नॉट डाउट इफ या आई डू नॉट डाउट दैट ही विल गो देयर। मेरे को कोई डाउट नहीं कि वो वहां जाएगा। इसका मतलब अगर आपको डाउट नहीं है तो आप श्योरिटी की तरफ ज्यादा हैं। अगर आप श्योरिटी की तरफ ज्यादा हैं तो मेरे दोस्त आप दैट लगाओ। अच्छा, आप यहां कुछ भी लिख दो,
आई डू नॉट डाउट की जगह आप ये लिख दो, आई हार्डली डाउट। भाई हार्डली भी क्या होता है, ना के बराबर डाउट है, तो ना के बराबर डाउट है तो आप श्योरिटी की तरफ ज्यादा हो, दैट लगा दो, ठीक है ना। आई सेल्डम डाउट, मुझे तो बिल्कुल ही ना के बराबर डाउट है। आई नेवर डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं। तो जब भी आप इन चीजों को देखोगे, ये लगा दो, ये लगा दो, कोई भी नेगेटिव एडवर्ब जब आप यहां लगा दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ के क्या एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि मेरे को तो ना के बराबर डाउट है, तो इसका मतलब श्योरिटी की तरफ ज्यादा हो। तो कंफ्यूजन क्यों दिखा रहे, श्योरिटी की तरफ ज्यादा होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हुआ जी मुद्दा क्लियर। तो ये तो दैट और इफ का भी आपको डिफरेंस समझ आ गया और साथ साथ इफ का यूज भी समझ आ गया। चलो छुटकू मियां आगे देखिएगा, लिटिल डाउट लगा दो, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप श्योरिटी की तरफ ज्यादा हो, जब डाउट नहीं है तो भाई सब श्योरिटी की तरफ ज्यादा हो गए। अब मैंने इफ का एक और फंक्शन क्या लिखवाया, तो ये फंक्शन तो आपको समझ आ गया। एक मैंने लिखवाया क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देता है और एक मैंने लिखवाया कंडीशनल कंजंक्शन है। देखो भाई कई बच्चे ये रटते हैं सर इफ के साथ विल का प्रयोग ना करें। देखो बेटा इफ के साथ विल आ रहा है, सही है। इफ के साथ विल आ रहा है बेटा, सही है। इफ के साथ विल तब नहीं आता, आपको याद होगा जब मैंने क्या कहा था, जब कंडीशन दिखाइए। कैसे, देखो मैंने बोला यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड इफ यू विल वर्क हार्ड। यहां गलत है, क्योंकि पता है क्या है बेटा, यहां जो इफ है उसने अपना मीनिंग बदल दिया। यहां ये कंडीशन दिखा रहा है और मैंने कहा था कंडीशन में कभी भी मॉडल नहीं आता क्योंकि ये कंडीशन है। वहां जो था ना वो डाउटफुल दिखा रहा था और डाउटफुल चीजों में विल आता है, ठीक है। तो इफ के साथ ये ध्यान रखिएगा। वो तो जब कंडीशन दिखाए तो कंडीशन तो कभी कोई बकवासबाजी नहीं करती, तो कंडीशन में विल शेल वगैरह नहीं आते, ये चीज याद है। वेरी गुड। तो ये कंडीशन ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको। और दूसरा मेरे दोस्त नरेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी से आप कुछ पूछते हो, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था इफ, हाँ इफ दे वुड गो देयर, क्या वे वहां जाएंगे। याद आया, हाँ यहां इफ आ जाता है, यहां इफ आ जाता है। और यहां इफ दैट एक साथ दे दे तो एरर होता है। ये सारी चीजें आपको करा रखी हैं बेटा। है ना आसान, ये भी पहले पढ़ा रखा। तो यहां ऐसे नहीं दे देता था दैट इफ, अरे दैट इफ देगा तो ये सुपरफ्लोस हो जाएगा। याद आया, आज के साथ पूछा था, क्या पूछा था, तो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इफ देता है। वेरी गुड। तो ये चीजें भी आपकी हो रखी है भाई, ये तो बड़ा आसान है। आओ जी पुत्र, अब जानते हैं इफ या वेदर, ठीक है ना। कई बार आप डाउट हो जाता है आपको इफ वेदर में, और बेटा इफ वर्सेस वेदर, अगर इसको आपको, ठीक है, एक और बार और रिवाइज करने का मन करे ना, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। इफ वर्सेस वेदर बाय जयदीप सर लिख देना, जो ठीक है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह है ना, इंग्लिश का वाला चैनल जो है, ठीक है, उस पे भी इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, इसी को इफ दैट, ठीक है, और वेदर को वहां पर भी पढ़ाया है। वो वीडियो भी देख लेना, रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है, और बेहतर आ जाएगा। रिवाइज कर लेना उससे, ठीक है। यहां भी पढ़ा रहा हूं, वहां भी रिवाइज कर लेना। देखो बेटा इफ वर्सेस वेदर, इफ और वेदर में क्या फर्क होता है, उस फर्क को एक बार जानिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। जो इफ होता है ना, हाँ वो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देता है। मैंने कहा था ना इफ अनसर्टेन दिखाता है, हाँ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देता है, चीजों को लेकर अनसर्टेन हो, हाँ, और क्या हो, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। हाँ जो वेदर होता है ना, हाँ वो भी अनसर्टेन दिखा देता है, चीजों को बिल्कुल दिखाता है, और वो भी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दिखाता है। हाँ अरे फिर तो दोनों एक दूसरे के साथ यूज हो जाएंगे, अलग अलग बिल्कुल यूज हो जाएंगे, बिल्कुल। फिर दोनों में फर्क क्या बचा, फर्क पता है क्या है, जब आप किन्हीं दो चीजों में ऑप्शन में दिक्कत में हो ना यार, सोच रहा हूं जाऊं कि ना जाऊं, ये होता है ना, जाऊं कि ना जाऊं, तो अनसर्टेन होता है ज्यादातर आप टू ऑप्शंस के बीच। एक तो आप सोच रहे हो वहां जाऊं यार, टोटल अनसर्टेन हो, जाऊं, जाऊं यहां वहां जाऊं, ये
या जाऊं कि ना जब ऑप्शन में ये हो, जब टू ऑप्शंस में आपके पास दिक्कत आ जाए तो उन टू ऑप्शंस में जब अनसर्टेन होता है तो वो वेदर होता है। इसीलिए जब वेदर ऑप्शन में हो, हाँ, और इफ ऑप्शन में हो, हाँ, और उसके साथ और दे दे, उसके साथ और दे दे, इसीलिए और के साथ वेदर आता है, और के साथ इफ आते ही गलत हो जाता है। अब इन सबके मैं आपके पास एग्जाम्पल्स लिखने वाला हूं। देखो, जैसे अगर मैं बोल दूं ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, इफ वेदर दे वुड गो देयर, क्या वे वहां जाएंगे, दे वुड गो देयर। ठीक है, तो यहां दोनों सही है। भाई मुझे क्या पता वो दो ऑप्शंस में बीच में अनसर्टेन है या वो टोटल अनसर्टेन है। टोटल क्या हुआ यार, उसने मुझसे पूछा था क्या वो वहां जाएंगे, क्या वो वहां जाएंगे या नहीं जाए, दोनों सही है। तो इसमें हिडन होती है क्या नहीं जाएंगे, हिडन होती है वो सेंस, तो यहां दोनों सही। अब आप बोलोगे सर पेपर में प्रायोरिटी किसे देनी है, भाई प्रायोरिटी किसी को नहीं देनी, दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह सही। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें हमेशा और नॉट की हिडन सेंस होती है। ही आस्क्ड मी वेदर दे विल गो देयर, उसने मुझसे पूछा वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसने मुझसे पूछा क्या वो वहां जाएंगे, तो वो नहीं जाएंगे ना, इसमें हिडन सेंस होती है। अगर एग्जामिनर उसको लिख दे, अगर एग्जामिनर इसको लिख दे ही आस्क्ड मी, ठीक है, इफ और वेदर, हाँ, इफ और वेदर दे वुड गो देयर, अरे दे वुड गो देयर, दे वुड गो देयर और नॉट, अगर ये दे देना बेटा तो फिर आप तैयार हो गए, अरे सर और आ गया सर। तो जब और आ जाए तो मैंने कहा था फिर वेदर ये इफ कर जाए। इस तरीके से वेदर और इफ पे एरर आते हैं। आई डाउट वेदर ही विल गो देयर, आई डाउट इफ ही विल गो देयर, दोनों सही। आई डाउट इफ ही विल गो देयर और नॉट आ गया तो फिर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ वेदर सही है। बहुत अच्छे जी, मुबारका जी, मुबारका। ओए तहलका मचा देता तुसी, भाई साहब कमाल हो आप तो, बेमिसाल हो आप। मैं तो कहूंगा चमत्कार है भगवान का, ऐसे ऐसे बच्चे, धमाल हो भाई जी आप।
ठीक भाई, चलो जी अब आगे देखते हैं। तो ये हुआ इफ और वेदर का कमाल। रैंक होल्डर बनने के लिए कैसे पढ़ाई करें, वीडियो बना रखी है बेटा, जाकर देख लो, बना रखी है, इस पे पूरे डिटेल में बात की हुई है मैंने, ठीक है ना। रैंक 1 कैसे लाए, देखो। तो हमारे पास इफ और वेदर से रिलेटेड बातें ही आ गई। अब एक चीज आपको बतानी है, अगला एक और कंजंक्शन जिसपे एरर बन जाता है, इफ वर्सेस इन केस। इफ और इन केस में क्या फर्क होता है, ठीक है। इफ और इन केस में क्या फर्क होता है, इफ और इन केस में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनिए। जो इन केस होता है ना, वो चीजों को प्लानिंग बताता है कि आप कोई चीज प्लान कर रहे हैं, और जो इफ होता है ना, वो बताता है कंडीशन। आपको दोनों का एक एग्जांपल से मतलब समझाता हूं, और फिर आपको एक एरर दूंगा, वो आपको एरर खुद बनाना है। इन केस क्या होता है, प्लानिंग। जैसे एक बात बताओ, मैंने कहा ही विल कैरी एन अम्ब्रेला, he will carry an umbrella if it rains। एक बात है, और एक सेंटेंस में लिख दूं डियर, he will carry an umbrella in case it rains। आपको पता है दोनों सेंटेंस सही हैं, बट दोनों का मतलब अलग अलग आ रहा है। दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग आ रहा है। मतलब कैसे अलग अलग आ रहे हैं, ही विल कैरी एन अम्ब्रेला, वो एक अम्ब्रेला कैरी करेगा, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो। मतलब अगर बारिश हुई तो अम्ब्रेला कैरी करेगा, अगर बारिश नहीं हुई तो अम्ब्रेला कैरी नहीं करेगा। ये कहानी है ना भाई। इसका मतलब अम्ब्रेला कैरी करना या ना करना बारिश पर डिपेंड करता है। पहले बारिश होगी तो वो अम्ब्रेला कैरी करेगा, ठीक है। यहां क्या कह रहा है, ही विल कैरी एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। भाई वो अम्ब्रेला कैरी कर लेगा, हाँ क्या पता बारिश हो जाए। इन केस प्लानिंग दिखाता है, क्या पता बारिश हो जाए, तो बारिश होने के बाद अम्ब्रेला कैरी करेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले से ही अम्ब्रेला कैरी करके चलेगा, सेफ्टी लेके चलेगा, क्या पता बारिश हो जाए, क्या पता बारिश हो जाए। तो इन केस जो है वो प्लानिंग को दिखाता है, और इफ जो है वो कंडीशन को दिखाता है ना। तो बारिश हुई तो अम्ब्रेला कैरी करेगा, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, प्लानिंग। भाई पहले अम्ब्रेला ले ले, क्या पता बारिश हो जाए। वेरी गुड, आया ना मजा। चलो, तो सेंटेंस दोनों सही है, दोनों का मीनिंग अपनी अपनी है, याद है। चलो, अब घर में क्या होता था बचपन, याद है। कई घर ऐसे होते हैं जिनमें कोल्ड ड्रिंक पहले से आ जाती है, क्या पता कोई रिलेटिव आ जाए तो कोल्ड ड्रिंक पहले से ही मंगा लेते हैं, तो इन केस। लेकिन कई घर होते हैं हमारे वाले, जिनमें कोल्ड ड्रिंक अगर पहले आ गई तो रिश्तेदार आने तक बचेगी नहीं, पहले ही निपटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है हमारे पास चलते हैं हम इफ, अगर रिश्तेदार आए तो कोल्ड ड्रिंक आएगी, नहीं आए तो नहीं आएगी, ठीक है। वेरी गुड। और बेटा इन केस का मतलब क्या होता है, क्या पता रिश्तेदार आ जाए यार, कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, तो पहले से ही सेफ्टी लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलो, अब ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपके को वाला कौन सा घर था, इफ वाला कि इन केस वाला। इफ वाला रहा होगा, है? होता नहीं था वो फेंटा पीली, उसमें पानी भर के रख दिया। भाई साहब ये मस्त किस्से है। चलो पाजी, अब एक काम करो, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सोचिए उसमें क्या आना चाहिए। जैसे मैंने बोला वी शुड हैव एन एक्स्ट्रा प्लेयर इन अवर टीम इफ या इन केस our regular player gets hurt। बताओ जी, यहां पर क्या आना चाहिए बेटा, आराम से पढ़िए सेंटेंस को और पढ़ के बताइए क्या आना चाहिए।
आराम से पढ़िएगा, सोचिएगा, परखिएगा, समझिएगा, तब बताइएगा क्या आना चाहिए। बेटा बस ऐसे पता चलेगा पेपर। भाई रेगुलर प्लेयर को क्या पता चोट लग जाए तो एक्स्ट्रा प्लेयर पहले ही तो आएगा बेटा, प्लानिंग ही तो होगी, प्लानिंग ही तो होगी। ये तो है नहीं भाई अरे चोट लग गई हाँ अब लाओ एक्स्ट्रा प्लेयर, पागल हो गए हो क्या? एक्स्ट्रा प्लेयर तो प्लानिंग करके चलोगे आप। तो बेटा ये दिमाग लड़ाना। और एक दो महाराज पता है क्या कर, दोनों आ सकते हैं टल, हाँ दोनों आ जाएंगे, बुद्धू इंसान, दोनों कैटे आ जाएंगे यहां है भाई, कैठे आ जाएंगे दोनों, हाँ दोनों कैठे आएंगे, कैठे आएंगे दोनों। फिर पगले क्यों गलती करते हो, क्यों? चलो तो ये इफ और इन केस हुआ। अब मैं आपको यूज ऑफ दैट बता देता हूं जो अलग अलग चीजों में यूज होता है। अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, यूज ऑफ दैट। देखो दैट और इफ तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यूज ऑफ दैट को हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे यूज होता है। सबसे पहले तो बंधु एक बात याद रखिएगा, या डायरेक्ट लिख लो। देखो जो दैट है भाई वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और वो डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर भी होता है। डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है मेरे दोस्त पिन पॉइंट करना। दैट बॉय, आई मेट दैट बॉय, मैं मिला था उस लड़के से, ठीक है, ये वाली चीज। तो ये डेटरमिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। तो एक फंक्शन इसका ये हो गया और दूसरा फंक्शन इसका ये हो गया। तीसरा फंक्शन दैट जो है वो ओनली कंजंक्शन, खाली कंजंक्शन भी होता है, खाली कंजंक्शन होता है। दैट जो है वो कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन भी होता है, मतलब कंजंक्शन का भी काम करेगा, प्रोनाउन का भी काम करेगा, इसलिए उसको रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। मतलब एक दैट इंग्लिश भाषा में 4 काम करता है। अब कौन कौन से टॉपिक में इसे पढ़ते हैं, देखो दैट ओनली कंजंक्शन कैसे काम करता है आपने नरेशन में देख लिया और अभी इफ और दैट में समझा दिया, सिर्फ उतना ही। बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और जो डेटरमिनर होते हैं ये मैं डेटरमिनर टॉपिक में कराता हूं, जिनका हुआ है समझते हैं, वो जिनका होगा आगे जानेंगे। दूसरा कंजंक्शन, ये रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक जो है ये मैं प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाता हूं, जिनका हुआ है उन्हें पता है, जिनका आगे होगा वहां जाने। एक साथ भी बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। 4 फंक्शन करता है। चलो एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने बोल दिया आई मेट दैट बॉय यस्टरडे, मैं उस लड़के से कल मिला था। आई मेट दैट बॉय यस्टरडे। अब मुझे बताओ दैट नाउन से पहले है, अगर नाउन से पहले है तो ये क्या हुआ, डेटरमिनर होता है ना, दिस दैट दीज दोज। तो यहां दैट क्या हुआ मेरे भाई, वेरी गुड, डेटरमिनर। बनी ना बात। चलो ये हुआ इसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन देखें डियर, दूसरे फंक्शन में इसको क्या बनाना है, अरे दूसरा ये था, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा फंक्शन, ये पहला प्रोनाउन था ना, प्रोनाउन देखो। अब प्रोनाउन देखो, दैट वाज
दैट वॉज माई कार, वो मेरी कार थी। वो क्या, कार, तो इसका मतलब यहां ये क्या है, प्रोनाउन। दैट वॉज माई कार, दैट वॉज माई कार। दिस हाउस इज बिगर देन दैट, तो यहां दैट क्या है, प्रोनाउन। तो दैट प्रोनाउन भी होता है और दैट डेटरमिनर भी होता है, जो नाउन को डेटरमाइन करता है। तो जब ये डेटरमिनर होगा तो पक्का इसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा। पक्का उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा। और प्रोनाउन होगा तो उसके बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, दैट ऐसे ही दिखेगा। दैट वॉज माई कार, तो क्या थी आपकी कार। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप बोलोगे खाली कंजंक्शन का एग्जाम्पल लिखना। भाई खाली कंजंक्शन में किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आता है, दैट ही तो आता है। याद आया आपको, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट दे वुड गो देयर। उसने मुझे बताया था कि वो वहां जाएंगे। उसने मुझे बताया था कि वो वहां जाएंगे। उसने मुझे बताया था कि वो वहां जाएंगे। तो ही टोल्ड मी दैट दे वुड गो देयर, ही टोल्ड मी दैट दे वुड गो देयर। उसने मुझे बताया था कि वो वहां जाएंगे। ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, ही दे वुड गो देयर। आसान हो गया, बहुत अच्छे। तो ऐसे आप यूज करते हो। अब आप बोलोगे सर ये क्या चमत्कार है, तो तीन फंक्शन हो गए। ये क्या चमत्कार है कि प्रोनाउन कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों होता है दैट। कैसे, देखो, आई, दिस इज, दिस इज द कार, हाँ, दैट आई वॉन्टेड टू बाय। ये वो गाड़ी है जो मैं खरीदना चाहता था। दिस इज द कार, हाँ, दैट आई वॉन्ट टू बाय। अब यहां दैट देखो, दिस इज द कार एक बात, आई वॉन्टेड टू बाय दूसरी बात, दोनों को जोड़ रहा है तो क्या हुआ, कंजंक्शन। और क्या खरीदना चाहते थे आप, दिस इज द कार दैट आई वॉन्टेड टू बाय, जो मैं खरीदना चाहता था। तो दैट किसको दिखा रहा है मेरे दोस्त, कार। कार क्या है, नाउन, और जो नाउन को दिखाए क्या है, बताओ। बन गया ना, प्रोनाउन। तो ये कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन। आसान हो गया भाई काम, डन। तो ये बना, दिस इज द कार दैट आई वॉन्टेड टू बाय। ठीक है, इसमें विच भी आ सकता था, बाद की बातें हैं बेटा, ये प्रोनाउन टॉपिक में मैं आपको पढ़ाता हूं, लेकिन यहां भी आपको पता है, तो मिक्स काम कर रहा है ना, इंटरेस्टिंग चीज। आगे सुनिए। इसीलिए कई दफा क्या होता है, कई दफा जैसे एक चीज यहां लिखवाऊंगा और जो इसको प्रोनाउन में भी कराऊंगा, कई बार क्या होता है ना बेटा, सुपरलेटिव डिग्री, कई बार सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, कई बार फ्यू होता है, दा फ्यू होता है, लिटिल होता है। ठीक है, द लिटिल होता है, फ्यू। ठीक है, फिर उसके बाद द ओनली होता है, द सेम होता है। हाँ, ऐसे वर्ड्स आपको बताओगे, जब इनकी बात हो ना, तो इनके साथ हमेशा दैट रिलेटिव कंजंक्शन आता है। रिलेटिव कंजंक्शन बोलो, या उसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो बाकी कोई नहीं आता। तो ये नॉर्मल तो यूज होता है, ऐसे भी यूज होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखूं, देखो, मैंने बोल दिया दिस इज द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू। अब देखो, दैट ये दोनों बातों को रिलेट भी कर रहा है, तो कंजंक्शन भी है, जोड़ भी रहा है, और बॉय को दिखा भी रहा है, दिस इज द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो ये प्रोनाउन भी है और दोनों बातों को जोड़ रहा है मेरे दोस्त, ये कंजंक्शन भी है। लेकिन बेटा याद रखिएगा, जो इसका ये फंक्शन है, ये प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो भाई मेरे दैट एक नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में चार फंक्शन करता है, और वो चारों आपको पता होना चाहिए बंधु। दैट चार फंक्शन करता है बेटा, देख रहे हो।
दिख गया भाई। तो ये था आपका यूज ऑफ दैट। तो कई बार आपको कई दैट इकट्ठे भी दिख जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हो, ठीक है ना, वो सही होते हैं। दिखाऊं आपको, देखो भाई, दिस का पास्ट भी दैट मैंने बता रखा है। देखो आपको एक दो दैट इकट्ठे लिख के दिखाता हूं। भाई सपोज करो ही टोल्ड, ठीक है, दैट गर्ल, ठीक है, he told that girl that was not Mohit's book. उसने उस लड़की को बताया था कि, देखो यहां दैट क्या है, डेटर्मिनर, यहां क्या है, कंजंक्शन, यहां क्या है, प्रोनाउन। तो कई बार एक सेंटेंस में कई दैट दिख जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझो बेटा। यहां हूं नहीं लगा सकते हो, रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन टॉपिक। ही टोल्ड, ठीक है, दैट गर्ल, ही टोल्ड दैट गर्ल दैट, उसने उस लड़की को बताया था कि वो मोहित की किताब नहीं थी। तो ये दैट किसको दिखा रहा है, किताब को। तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन। तो एक कंजंक्शन, एक प्रोनाउन, एक डिटरमिनर है। अच्छा आपको पता है एक सेंटेंस में 7 दैट भी आ सकते हैं, लगातार 7 दैट, और टोटल 11-12 बार एक सेंटेंस में दैट आ सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में नहीं आता ऐसा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन करे कि तहलका देखने का मन है सर, 7 दैट इकट्ठे कैसे आ जाएंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीओडी क्लास में जाके वो 7 दैट का नजारा दे सकते हैं, 7 दैट का नजारा ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो पेपर में नहीं आता इसलिए मैं कराता नहीं, लेकिन उस बैच के बच्चों ने जिद की थी कि करा दो करा दो करा दो, तो मैंने वो करा दिया था, ठीक है। आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मन है, ठीक है, तो आप अपने वीओडी बैच में कंजंक्शन टॉपिक में जाएंगे, यूज ऑफ दैट में जाएंगे, वहां मैंने, ठीक है, वहां मैंने 7 दैट इकट्ठे लाए थे लगातार, दैट 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 दैट। कैसे पॉसिबल है वो, अगर आपको इस रहस्य को खोलना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। फिलहाल बेटा पेपर में मैक्सिमम ये आता है बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको जरूरत है, ठीक है, आपका मन है एक्स्ट्रा पढ़ने का, तो वहां जा सकते हैं। इस बैच में मैं नहीं करा रहा, मतलब अब नहीं कराता, किसी बैच में नहीं कराता। उसका रीजन है बेटा वो पेपर में नहीं आना, वो तो मैं पावर ऑफ ग्रामर चेक करने के लिए दिखा देता हूं बच्चों को। तो वो एक बार करा दिया था, फिर बच्चे कहते हैं सर करा दो, तो मैं कह देता हूं वीओडी में देख लेना भाई, अगर मन करे तो। हालांकि जरूरत नहीं बेटा, जब नौकरी वोकरी लग जाओ तब देख लेना, ठीक है। जब नौकरी वोकरी लग जाओ उसके बाद देखना 7 दैट इकट्ठे कैसे आए थे, तब देख सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 दैट इकट्ठे, मतलब 3 दैट पेपर में जो है आपके दिखाई दे जाएंगे, 3 फंक्शन दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, अलग अलग फंक्शन में, ठीक है। हाँ तो ये तो आराम से समझ आ रहा है ना, यही पेपर है, क्योंकि वो तो अलग एक सेंटेंस मैंने बताया था बच्चों को। डन है बंधु, कर लो इसको कॉपी, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है जी,
वेरी गुड। चलो, तो ये अब हम आपको पढ़ाते हैं जी अंटिल और वर्सेस अनलेस। देखो भाई, जब तक नहीं, जब तक नहीं, दोनों का हिंदी मीनिंग तो सही है, मतलब सेम है। जब तक नहीं, जब तक नहीं, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है। लेकिन जो अंटिल होता है वो भी अपने आप में क्या करता है, टाइम पर फोकस, फोकस ऑन टाइम। फोकस ऑन टाइम, ठीक है जी। जो अनलेस होता है वो फोकस करता है कंडीशन, फोकस ऑन कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशनल है। अब आपको ये सोच रहे होगे ना कि सर पेपर में कैसे पता चलेगा टाइम पर फोकस है कंडीशन, अपने आप पता चलेगा। अभी मैं करा, ठीक है, अभी मैं आपको करा। तो फोकस ऑन टाइम और फोकस ऑन कंडीशन की ये बात, ठीक है, वेरी गुड। जब हम अंटिल के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा अंटिल के साथ वाली क्लॉज में, मतलब बेटा पहले नोट आ सकता है, अंटिल के साथ वाली क्लॉज में नोट मत लगाना, सुपरफ्लुअस है, ना तो इसके साथ और ना इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी इनके मीनिंग में वो है ना, ऑलरेडी इनके मीनिंग में है, तो नोट लगाओगे तो सुपरफ्लुअस। एक बार समझते हैं भाई, मैंने आपको सपोज ये बोला प्लीज, या ऐसे कर दिया मैंने, आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस वर्क। भाई मैं इस काम को, मैंने बोला यार कब तक करेगा यार काम, बताना यार। आपने बोला मैं इस काम को करता रहूंगा, हाँ, until unless my friends come। भाई देखो, अगर यहां लिख देता माई फ्रेंड्स डू नॉट कम, जब तक मेरे दोस्त नहीं आ जाते, अरे नहीं आ जाते, डू नॉट की तो ऑलरेडी सेंस है, सुपरफ्लूस हो जाएगा। अनलेस माई फ्रेंड्स विल कम, मैंने बताया था अनलेस अंटिल के साथ विल नहीं आता, क्योंकि ना तो टाइम कंजंक्शन के साथ ना कंडीशनल कंजंक्शन के साथ विल आता है। भाई ये इंटेंशन ऑफ स्पीकर में पढ़ा चुका हूं पहली बार। अब देखो यहां अनलेस आएगा अंटिल आएगा। बेटा एक बात बताओ, आप पर कोई कुछ थोप रहा है क्या? कोई कुछ नहीं थोप रहा, यह आपकी इच्छा है। मैं बोला यार कब तक काम करेगा, कब तक काम करेगा? तो मैंने बोला आई विल कंटिन्यू डूइंग इट वर्क, मैं इस काम को करता रहूंगा, मेरी मर्जी है भाई, कोई कुछ थोप थोड़ी ना रहा है, मेरी मर्जी है। बेटा मैंने ये बोला एक काम करूंगा यार, तब तक पढ़ेंगे जब तक थक नहीं जाते, तब तक पढ़ाऊंगा। तो कोई मुझ पे कुछ थोप नहीं रहा, मैं अपनी मर्जी बता रहा हूं बेटा किस टाइम तक पढ़ाऊंगा। तो ये टाइम फोकस हुआ, यहां अंटिल आएगा, अनलेस नहीं आएगा। जब कोई कुछ थोपेगा तभी तो ये चीज होगी ना, कोई थोपे तो सही। वेरी गुड, ये चीज है। अब मैं बोल रहा हूं मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते। हाँ, तो बेटा कोई कुछ थोप थोड़ी ना रहा है, मजबूरी थोड़ी ना। मजबूरी कब होती है, देखो ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुने। यू विल नॉट गेट दीज बुक्स, भाई तुम्हें ये किताबें नहीं मिलेंगी, हाँ, अनलेस अंटिल यू गिव द अमाउंट, जब तक तुम वो अमाउंट नहीं देते। मतलब भाई साहब पहले पैसे दो, अनलेस यू गिव मनी, ठीक है, जब तक तुम पैसे नहीं देते, मनी लिख दो डायरेक्ट, जब तक तुम पैसे नहीं देते या अमाउंट नहीं देते। एक बात बता, जब तक तुम पैसे नहीं देते तुम्हें नहीं मिलेगी ये किताबें, ठीक है। अगर यहां आ जाए तो कंडीशन थोप रहे हो, ये आ गया। अच्छा, अनलेस यू डू नॉट गिव गलत होता, क्यों? क्योंकि सुपरफ्लूस हो जाता। ये मत सोचना सर यहां नोट आ गया, बेटा ये इससे पहले है, अनलेस वाली क्लोज तो ये है ना, सबऑर्डिनेट क्लोज तो ये है ना, उस क्लोज में नोट नहीं आएगा, पहले तो आ सकता है, पहले क्या दिक्कत है? यू कैन नॉट गो देयर अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क, तुम नहीं जा सकते वहां जब तक काम नहीं करोगे, ये तो कंडीशन है। तुम यहां नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जा सकते जब तक काम नहीं करोगे, तो कंडीशन हो तो अनलेस है, और अगर टाइम पर फोकस हो तो अनटिल है, ये फर्क है ना, काम आसान। चलो एक एग्जांपल और आपको देता हूं फिर।
ठीक है जी। तो यू विल नॉट गेट दिस बुक्स अनलेस यू गिव मनी। जब तक पैसे नहीं दोगे तुम्हें ये नहीं मिलेगा। टिक 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 टिक। टाइम पर फोकस नहीं समझ पा रहे बेटा। एक बात बताओ, आप खुद कह रहे हो भाई ये काम, मैंने बोला कब तक क्रिकेट खेलोगे यार, तब तक खेलूंगा, तब तक थक नहीं जाओ। तो कुछ थोप नहीं रहा, आप समय बता रहे हो तब तक खेलो। समय पर फोकस, आपका टाइम पर फोकस। लेकिन मैंने बोला तुम्हें तुम्हारा कनेक्शन वापस नहीं मिलेगा जब तक अपना अनपेड अमाउंट नहीं देते। ये तो कंडीशन थोप रहा है भाई। बैंक तुम्हें लोन तब तक नहीं देगा जब तक तुम अपने पेपर कैरी नहीं करते। तो बैंक तुम्हें लोन नहीं देगा, ये तो कंडीशन है बेटा, ये होती है कंडीशन। मैंने बोला यार प्लीज इंतजार करना जब तक ना आ जाऊं, ये तो टाइम हो गया। ठीक है, चलो एक आंसर देखो। मैंने बोला यार आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो देयर until unless the teacher comes and gives me some instructions। बताओ मीनिंग पता है क्या है? अब यहां बच्चों ने सोचा अनलेस आएगा, जबकि आना यहां अनटिल था। आने यहां अनटिल था, बच्चे सोच रहे अनलेस आएगा। क्यों आया अनटिल? ध्यान से सुन। आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो देयर, यार मैं आपको वहां नहीं जाने दे सकता। मतलब ये खुद ही नौकर है, ये तो खुद ही नौकर है। डन है? कैसे नौकर है? यार मैं आपको वहां जाने नहीं दे सकता, मतलब मेरे तो हाथ में खुद ही नहीं है। अब भिखारी क्या कंडीशन थोपेगा? मेरे तो हाथ में खुद ही नहीं है, मैं तुम्हें वहां जाने ही नहीं दे सकता। अच्छा कब तक नहीं जाने दे सकते? यार जब तक टीचर आते नहीं और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते नहीं। तो बेटा वो तुम पे कंडीशन थोप रहा है। अरे नहीं पगले, हो तो तुम्हें इंतजार करने बोल रहा है कि यार इंतजार कर ले भाई, टीचर आएंगे कुछ कहेंगे तो मैं आपको जाने दूंगा, मेरे तो हाथ में नहीं है। अब यहां आपको अनलेस क्यों लग रहा है? सर कंडीशन थोप रहा है, जब तक टीचर नहीं आएगा नहीं जाने देगा। अरे वो कंडीशन क्या थोपेगा? उसको तो हाथ में खुद नहीं है बेटा, वो इंप्लॉय है। वो कह रहा है यार मैं आपको अंदर जाना अलाउ नहीं कर सकता जब तक टीचर नहीं आ जाते और कुछ मुझे बताते नहीं है। तो एक बात बताओ, किसी गार्ड ने आपको रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, जब तक ठीक है टीचर नहीं आ जाते या जब तक बॉस नहीं आ जाते और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दे देते। तो कंडीशन नहीं थोप रहा मेरे भाई, वो तो आपको सिंपल शब्दों में इंतजार करने बोल रहा है। ठीक है, तो मीनिंग निकाल के जब आप चलोगे ना तो ही पढ़ाई लिखाई का मजा है, तो ही पढ़ाई लिखाई का मजा है। मीनिंग तो निकालना पड़ेगा छोटू मियां, मीनिंग तो निकालना पड़ेगा। विदाउट मीनिंग कुछ होना ही है बिटवा। विदाउट मीनिंग कुछ नहीं है भाई। तो ये खुद आपको समझना है, वो उसके पास पावर ही नहीं है। आई कैन नॉट, उसके पास तो पावर ही नहीं है। होना भी काम। चलो अब ऐसा ही डिफरेंस कई बार आप लोग जानना चाहते हो वेन और वाइल में क्या फर्क। देखो बेटा वेन तो मैंने आपको टेंस में पढ़ा दिया था, लेकिन वेन और वाइल में जब आप फर्क देखेंगे ना तो याद रखिएगा ये टू ऑन गोइंग एक्शंस या ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब दो ऑन गोइंग प्रोसेस है या एक्शंस है एक साथ चल रहे हैं। और वेन मैंने आपको पढ़ाई रखा, वो तो समय बताता है, वेन तो समय बताता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब क्या है? एक बात बताओ, जब पापा भाई को कूट रहे थे तो मैं डर रहा था। एक बार आपको याद है बचपन में ऐसा नहीं होता था, भाई ने कुछ गलती कर दी, उसकी कुटाई हो रही है, लेकिन डर तुम भी रहे हो कि कहीं गड़े मुर्दे ना खड़े कर दिए जाए यहां, ठीक है, वो मुद्दे ना उठा दिए जाएं जिन पर हम मिट्टी डाल चुके हैं। बोलते हैं ना, क्योंकि भाई पिटते पिटते बोलेगा इसने भी तो किया था, इसको तो कुछ नहीं कहा, और तुम्हारा भी रिमांड आ जाएगा। तो जब वो कुट रहा था तुम भी डर रहे थे। तो वहां एक काम एक समय में चल रहा है या दो काम चल रहे हैं? दो काम, उसमें आप वाइल लगाओगे। ऐसी सिचुएशन में आप वाइल लगाओगे। ठीक है, दो काम एक साथ हो रहे हो तो वाइल है, अदरवाइज आप वैन लगाते हो। ठीक है भाई,
ये याद रखिएगा। डन। ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने बोला while या when he had done his work he went to market। भाई जब वो काम कर चुका था तो वो मार्केट गया था। तो यार ये while कहां से आ गया यहां तो when आना चाहिए। समझ रहे हो? चलो, while और when he was sleeping, जब वो सो रहा था, I was playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो भाई मेरे यहां तो हुए दो काम एक साथ। जब दो काम एक साथ हुए तो यहां when कट गया, while आ गया, है ना। ये छोटे छोटे यूज when और while के होते हैं। ये छोटे छोटे यूज when और while के होते हैं। ठीक है जी बच्चा पार्टी। डन। चलो, कॉपी हुआ मेरे भाई। आपको भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इफ नॉट अनलेस, ठीक है। इफ नॉट अनलेस, आपको पता है ये तीनों शिकारी एक मीनिंग दे सकते हैं। आप एक इंग्लिश बनाओ, ठीक है। तुम्हें वो जॉब नहीं मिलेगी जब तक तुम एग्जाम पास नहीं करते। जब तक तुम एग्जाम पास नहीं करते तुम्हें वो जॉब नहीं मिलेगी। जब तक तुम एग्जाम पास नहीं करते तुम्हें वो जॉब नहीं मिलेगी। इंग्लिश बनाओ भाई साहब, लिखो कमेंट। अरे साहिल, नीचे ना फ्रूट्स लेके आया होगा। आओ जी, अजी आओ, तहलका मचाते हैं। तो मैंने बोला यू विल नॉट गेट दैट जॉब, यू विल नॉट गेट द जॉब, यू विल नॉट गेट द जॉब, ठीक है। आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर तुम ये एग्जाम पास नहीं करते हो, है ना। हाँ,
तो आपने ऐसे बोल दिया यू विल नॉट गेट द जॉब। हाँ वेरी गुड, सबका सेंटेंस ही है, बट देखो मैं एक अलग सेंटेंस बनाता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने बोला यू विल गेट द जॉब, देखना भी, यू विल गेट द जॉब, आपको नौकरी मिल जाएगी, इफ यू पास द एग्जाम, अगर आप एग्जाम पास करते हो। ठीक है जी, ना ना वो तो यू विल गेट द जॉब इफ यू पास द एग्जाम। अच्छा अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दूं, यू विल नॉट गेट द जॉब, यू विल नॉट गेट द जॉब इफ यू डू नॉट पास द एग्जाम। ऐसे भी बोल सकता हूं ना मैं। अब एक बात बताओ, दोनों के मीनिंग में क्या फर्क है? आपको लग रहा है दोनों के मतलब अलग अलग हैं, और मेरे दोस्त आपको लग रहा है दोनों के मतलब सेम। आपके दोनों के मतलब में आपको, दोनों के मतलब में आपको कोई चेंज नजर आ रहा है या दोनों सेम नजर आ रहे हैं? आप मुझे एक बार ये बताएंगे बरखुदार, अभी के अभी सोच के दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या फर्क है? आपने दूसरे वाला बना दिया होगा। ठीक है, दोनों के सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या फर्क है? दोनों सेंटेंस के मीनिंग में क्या फर्क है पाजी, ये सोच के बता दें आप मुझे। पहला मैंने बोला यू विल नॉट गेट द जॉब इफ यू डू नॉट पास द, दोनों का सेम है यार, यही तो कह रहा था मैं, ये फोर्ट डालो। अच्छा अगर मैं इसको ये बोल दूं यू विल नॉट गेट द जॉब, यू विल नॉट गेट द जॉब अनलेस, अनलेस के साथ डू नॉट नहीं लगाएंगे भाई, अनलेस यू पास द एग्जाम। तगड़ा 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 तगड़ा। पाजी तीसरा क्वेश्चन भी देखो, और तीनों का मतलब सेम हैगा सी। देखो जी, गल इथे ई हैगी पुत्र, यू विल नॉट गेट द जॉब, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा जी अनलेस यू पास द एग्जाम, अगर तुम एग्जाम पास नहीं करते। तो इसमें नहीं का मीनिंग अपने आप आ जाएगा, इसका मतलब इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, तीनों का सेम है यार, क्या बात कर रहे हो? ओ बात तो सेम है ठाकुर, बताओ बात तो सेम है कि नहीं है भाई? बता दो पाजी। तीनों का सेम है तो हैंस प्रूव्ड। अनलेस इफ नॉट सेम मीनिंग दे सकता है, अनलेस इफ नॉट का मीनिंग दे सकता है। पता है आपने इफ और नॉट को जोड़कर ऐसा लग रहा है जैसे अनलेस लिख दिया, और सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही। अब पेपर में क्या देगा? पेपर में बेटा ऐसे दे देगा, यू विल नॉट गेट द, अच्छा एक और एक और एक और एक और एक और है, एक और है, एक और है, देखो, यू विल गेट द जॉब, यू विल गेट द जॉब, हाँ, ओनली व्हेन यू पास द एग्जाम। एक और है यार, ओनली व्हेन, तुम्हें जॉब मिल जाएगी केवल जब तुम एग्जाम पास करो। एक और है भाई, एक और है भाई, एक और है, देख रहे हो, देख रहे हो छोटे, मतलब यू विल गेट द जॉब इफ यू पास द एग्जाम, ओनली व्हेन यू पास द एग्जाम। तो इफ का मीनिंग ओनली व्हेन भी दे देता है भाई साहब। बस ये सीखना है छोटू मियां आपने, और कुछ नहीं है सर, मस्त है जिंदगी। आपने ये सीखना है कि क्या क्या अलग अलग मीनिंग में अलग अलग सेंटेंस भी मीनिंग दे सकते हैं। ये भी सही है, चार का सेम मीनिंग, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, बताया था ना मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव पैसिव वॉइस दिखाया था ना।
ठीक है, चलो पाजी। अब मेरे भाई चीजों को ऐसे समझना, लेकिन आपने, मैंने बोला ना, मीनिंग निकालना आना चाहिए। अगर एग्जाम में ऐसे दे दे, यू विल नॉट गेट द जॉब, आपको जॉब नहीं मिलेगी, इफ यू पास द एग्जाम, इफ यू, अगर तुम एग्जाम पास करोगे तो भाई एग्जाम पास करके जॉब मिलती है या एग्जाम पास करके जॉब छिनती है? बताओ। एग्जाम पास करके जॉब मिलती है या एग्जाम पास करके जॉब छिनती है? बताओ। यू विल नॉट गेट द जॉब, अगर पास करोगे, अगर पास करोगे, अगर पास नहीं करोगे तो नहीं करोगे, तो नहीं मिलेगी। तो अब आप पेपर में क्या करोगे? इफ काट के अनलेस लिखोगे। यहां अनलेस सही है, या तो इफ नॉट से सही करो या अनलेस से सही करो। तो पेपर में आप क्या है, एक ही ऑप्शन काट दो, इफ काट के अनलेस लिख दो, ऐसे एरर आ जाएगा। ये तो नॉनसेंस हो जाएगा। वेरी गुड, ये तो नॉनसेंस हो जाएगा। तो इसमें एरर आप ऐसे बना लोगे। कर लो भाई कॉपी। ठीक है जी। अब हम कल की क्लास में कंजंक्शन खत्म कर लेंगे। अगला एक कंजंक्शन है, वो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। अगला एक कंजंक्शन हमारे पास बिकॉज, एज, सिंस वगैरह में डिफरेंसेस देखेंगे जो कल की क्लास में। फिर कंजंक्शन खत्म करके कल हम इन्वर्जन, एक छोटा सा जो कंजंक्शन और एडवर्ब का हिस्सा, वो टॉपिक चालू करेंगे। फिर प्रैक्टिस करेंगे बेटा कंजंक्शन की, ठीक है ना। तो अभी बचा है कंजंक्शन, कल की क्लास में मुलाकात होगी, कल करेंगे इसको खत्म। और जो ही मुस्कुराते हुए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। रात वाली प्रैक्टिस क्लास अभी इस हफ्ते के लिए रोकिए, अगले हफ्ते से रिज्यूम करेंगे उनको। तो तब तक के लिए पढ़ो, मुस्कुराओ और मस्ती मोला होके, बट प्रैक्टिस जो है ना और रिवीजन जो है, ये दो चीजें कभी मत भूलिएगा। जो जो टॉपिक हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो जो चल रहा है, ठीक है ना। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो जी, ठीक है मेरे दोस्त, कल मिलते हैं, कल मुलाकात करते हैं। और आज एक बहुत 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 प्यारी मोटिवेशनल वीडियो आएगी। चैलेंज है मेरा, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। और थैंक यू बोलना चाहूंगा, एक स्टूडेंट ने एडिट करके उसे भेजा है। कभी किसी बैच में मैं पढ़ा रहा था और वो पुरानी वीडियो, मतलब अभी जो ठंड गई ना, वो विंटर की वीडियो है, वो स्टूडेंट ने एडिट करके भेजी है, ठीक है। पीछे एक प्यारा सा सॉन्ग लगाया है, मुझे बहुत पसंद आई यार। तो मैंने उसको भेजा टीम को, अभी अपलोड करवा दूंगा उसे यूट्यूब पर। तो वो वीडियो देखिएगा, मोटिवेशन वीडियो है, बहुत प्यारी है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से उस बच्चे ने ना एडिटिंग भी अच्छे से की है। और होता है ना कई बार भावनाओं में अच्छा बोल जाते हैं, तो वो विचार है उसमें। मैंने बोला ना, चैलेंज करके कह रहा हूं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज पूरे दिन आपका मूड एकदम पॉजिटिव रहेगा। वो वीडियो आ जाएगी 11:30 बजे तक, उससे पहले ही 11:30 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पर। उसको जरूर देखिएगा, प्यारी सी चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी आपके, ठीक है। और मेरे दोस्त, आप पढ़ने बैठ जाइएगा, ठीक है। तो अभी एक बार मैं अपलोड करवा देता हूं इसको, ठीक है। बाय मेरे दोस्त।